आपका स्वागत है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। आज ज़िंदगी के जिस फ़लसफ़े के बारे में आपसे बात करने आया हूँ वो है हमारा आर्थिक विकास यानी हमारे देश का आर्थिक विकास और उसमें हमारी भूमिका। दोस्तों, भारत को विश्व गुरु बनाए जाने के सपने के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। बहुत सारे राजनेता इस बारे में बात करते हैं और हम में से बहुत लोग जो इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं वो उससे एक सुखद एहसास मानकर खुश होते हैं। पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमारे देश के जो हालात हैं, गरीबी को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, तो ये एक सपने की तरह है, ये एक सिर्फ जुमला है। पर एक बात जो हमें इस ओर पूरा विश्वास दिलाती है और ये कहती है कि भारत वास्तव में इस रास्ते से जाके विश्व गुरु बन सकता है, और वो है हमारा आर्थिक क्षेत्र, जहां हमारी कंपनियां निरंतर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दोस्तों, भारत में छोटी बड़ी सब मिलाकर लगभग 5000 के आसपास कंपनियां बीएससी और एनएससी में लिस्टेड हैं, जो कि दुनिया में एक रिकॉर्ड है। इसी तरह जो अगर हम कुल कंपनियों की बात करें तो भारत में कुल मिलाकर लगभग 22 लाख के आसपास कंपनियां होंगी, और ये भी दूसरे नंबर पे भारत को कंपनियों के संदर्भ में रखता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो मजबूती है, वो चीन के बाद दूसरे नंबर पे संख्या में आती है। लेकिन क्या संख्या में अकेले आने से हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो बड़ा उज्जवल है? वो बात नहीं है। हम में से बहुत लोगों ने सुन रखा होगा कि भारत निरंतर यूनिकॉर्न कंपनियों का घर बनता चला जा रहा है। पिछले दिनों हमने 104 की संख्या को छू लिया, यानी भारत में अब तक 104 यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है जिसका कुल टर्नओवर $1 मिलियन या 100 करोड़ डॉलर के बराबर होता है। रुपयों में अगर बोलें तो लगभग 8000 करोड़ रुपए के आसपास जिसका टर्नओवर होता है। ऐसी 104 कंपनियां भारत में बन चुकी हैं, और जिस रफ्तार से कंपनियां बन रही हैं, ये रफ्तार ये विश्वास दिलाती है कि भारत धीरे धीरे करके आर्थिक समृद्धि में दुनिया के किसी भी देश के आगे निकल सकता है। हम अगर पूरी विश्व व्यवस्था को देखें तो जिस तरह से साम्यवादी विचार और समाजवादी विचार किताबों में सिमट कर रह गए और लोकतंत्र और पूंजीवाद एक सफल विचार के रूप में सामने आए हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो कंपनियों का साम्राज्य है और इस कंपनियों के माध्यम से जो समृद्धि दिखाई देती है, वो आज की दुनिया का एक नया सच है। और पूंजीवादी व्यवस्था में जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो मंदिरों की तरह होते हैं, और जिन्हें लंबे समय तक सट्टा बाजार के रूप में देखा जाता रहा, आज भी लोग उसे सट्टा बाजार के रूप में मानते हैं, किंतु वो एक पूंजी बाजार का बड़ा सच है, और उसके माध्यम से करोड़ों लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, लाभ कमाते हैं और अपने भविष्य के सपने को देखते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भारत इस रफ्तार से आर्थिक जगत में तरक्की कर रहा है और कंपनियां अब निरंतर ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो उसमें हम पिछड़ कहाँ रहे? ऐसी कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसको अपनाने से हम इस जो ये यात्रा चल रही है, जो एक विकास की तेज रेलगाड़ी आ रही है, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं? मेरे विचार से वो सबसे बड़ी बात जो यहाँ है कि वो आंकड़ों में ही दिखाई देती है कि जो आपकी 3 लाख के आसपास छोटी कंपनियां हैं, जो जिन्हें एसएमई कहते हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उनमें से सिर्फ 500 कंपनियां ऐसी होंगी जो कि एसएमई आईपीओ में, मतलब एसएमई जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें रजिस्टर्ड होंगी। तो ये संख्या काफ़ी कम है। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वे ऊपर आने में घबरा रहे हैं। वो जो ये डर है, हमको लगता है कि वो डर इस बात का डर है कि उन्हें ये लगता है कि उनके पास पूंजी की कमी है, या वो ऊपर जाने में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा होगी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। पर वास्तव में थोड़ा सा गहन अध्ययन करने पे हम पाते हैं कि ये डर नॉलेज ना होने का डर है। उनको अगर थोड़ा सा वो अपने आप को अपग्रेड करते चलें और नॉलेज निरंतर लेते चलें, तो वो अपने आप को अपग्रेड करते हुए, और इस जो मैंने कहा कि जो स्टॉक मार्केट है
जो आधुनिक पूंजीवाद का मंदिर है उसमें वो अपनी स्थिति बना सकते हैं और वहाँ से वो एक अच्छी पूंजी अर्जित करके, और वो अकेले पूंजी की जगह नहीं है। जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां आती हैं, जब वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती हैं तो उन्हें पूंजी का तो बाजार मिलता ही है, उसके अलावा उनका चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, उनका सारा सिस्टम, उनकी सारी प्रोसेसेस सिस्टमेटिक हो जाती हैं, उनके ऊपर सेबी जैसी और खुद एनएससी बीएससी जैसी संस्थाओं की निगरानी हो जाती है, तो वो एक व्यवस्थित मार्ग की तरफ चल पड़ती हैं। उस दिशा में हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसी कंपनियां हैं जिनकी लाखों और करोड़ों में करीब करीब तादाद होगी, माइक्रो कंपनियों को अगर आप मिलाएंगे, कि वो पोटेंशियल हमारे पास है। उनमें से अगर लोग थोड़ा सा अपना ज्ञान अर्जन करते चलें, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करते चलें, और उस अपडेशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माइक्रो जो कंपनीज हैं, जो छोटे लेवल पर एंटरप्रेन्योर्स बढ़ते हैं और काम करते हैं, उनको बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बैलेंस शीट की सही समझ हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को ठीक ठीक समझना आ जाए, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती स्टेज पे, यदि वो सिर्फ बैलेंस शीट और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनको प्रॉफिट एंड लॉस को ठीक से समझने अगर लगें, तो वो उनको शुरू से ही वो रास्ते पे ले जाते हैं जहां जाके आगे उनको सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है। जो बिजनेस है उसको लोग मान लेते हैं कि जैसे वो आर्ट है, यानी मतलब उसमें लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, अगर लक चला तो चलेगा, नहीं लक चला तो नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजनेस निश्चित रूप से एक साइंस है और उसमें 2 और 2 4 ही होता है। आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉलम दिखाती है, वो एसेट्स और लायबिलिटी के कॉलम एक तरह से आपका जो सुनियोजित प्रयास है वो उसकी अकाउंटिंग है। आपने कोई भी एक छोटी पूंजी के साथ, मान लीजिए पूंजी उधार लेके बिजनेस शुरू किया, तो वो आपकी लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दर्ज हो जाएगा, और इसके बाद में आप अपनी मेहनत के द्वारा, अपने बाकी प्रयासों के द्वारा जैसे जैसे उनको अन्य एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे, वो आपके एसेट्स के कॉलम में दर्ज होता चला जाएगा। पर आपको इनको देखने की और इनको समझने की, ये बड़ी सहज चीजें हैं, और आप जिस तरह से बिजनेस में मेहनत करते हैं उसकी अकाउंटिंग है, वो स्कोर बोर्ड की तरह है। जैसे क्रिकेट मैच चलता है और उसमें आप स्कोर बोर्ड देख के बिल्कुल पता लगाते रहते हैं कि अभी मैच की क्या स्थिति है, कितने रन चाहिए, कितने विकेट गिर गए हैं, किस रन रेट से खेलना है। तो ये जो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैश फ्लो इनफ्लो की समझ है, ये शुरू से, और फिर इसके बाद हमारा दायित्व आता है, जो पेरेंट्स हैं उनका दायित्व आता है कि वो बच्चों को बिल्कुल शुरुआती तौर से और व्यवहारिक बुद्धि के तौर पे ये बातें सिखाएं। जैसे एक बड़ी अच्छी किताब है रिच डैड पुअर डैड, वो शुरू से पढ़ने के लिए बच्चों को दें, और बच्चों के अंदर इस बात का एक इंक्लिनेशन, एक इस तरह का इंटरेस्ट पैदा करें कि उनको ये फाइनेंस की ये समझ ठीक से आए। हम उसके बाद फिर एक ऐसे भारत की तरफ चलेंगे जहां लोग अपने आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, क्योंकि भारत का जो विकास की कहानी लिखी जानी है वो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ही लिखी जानी है, उद्यमियों के द्वारा ही लिखी जानी है। ये जो बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है कि वो सरकारी नौकरी में जाके और सेना की नौकरी में जाके और इन नौकरियों में जाके कुछ कर पाएंगे, वो ठीक है, मैं उनका बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो एक बहुत थोड़ा परसेंटेज होगा। वो कुल जनसंख्या और कुल जो काम करने वाले लोग हैं उनके 1-2% लोग वो होंगे, उनसे आप विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो हमें उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और हर एक को पकड़ना पड़ेगा। ये घर घर की बात होनी चाहिए, एक एक आदमी के अंदर इस सहज बात होनी चाहिए कि हमको तो अपने बच्चों को यही शिक्षा देनी है, और बच्चों में जब ये शिक्षा दी जाएगी, ये संस्कार दी जाएगी, तो अपने आप एक नए बिजनेस की तरफ जाएंगे, और जब बिजनेस की तरफ जाएंगे थोड़ा नॉलेज गैदर करेंगे, और उस नॉलेज के साथ जब किसी बिजनेस में जाएंगे तो फेल होने का कोई प्रश्न नहीं है। बिजनेस बिल्कुल साइंस है, और उसमें मेहनती आदमी और फिजूल खर्ची से बचने वाला आदमी कभी फेल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यही मेरा कहना है कि भारत की गाड़ी चल रही है, हमारी तेज गति की गाड़ी में आप सबको बैठना है, यात्रा करना है, आनंद लेना है, तो आपको फिर एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। आप एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करें और उद्यमिता के सहारे भारत के विकास की गाथा में सहभागी बने। धन्यवाद।